गोल्ड के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और 1,60,000 पे ट्रेड होने के बाद भी बाइंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्या ये एक फोमो रैली है या फिर एक ऐसा फाइनेंशियल शिफ्ट जो हमें नहीं समझ में आ रहा है? आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है। देखेंगे कि इंटरनेशनल बैंक्स क्या बोल रहे हैं, क्या टारगेट्स दे रहे हैं। इंडिया ने भी रिसेंटली 15% ड्यूटी हाइक किया, इसके पीछे रीज़न क्या है। और देखेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस कैसे इंडिया में डिटरमाइन होते हैं। एंड लास्टली हम समझेंगे कौन से स्टॉक्स गोल्ड में एक्सपोजर लेते हैं और हम वो खरीद सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस थे कि गोल्ड में ऐसी रैली आई। 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू हुआ। उस टाइम पे यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए। उन्होंने उनके सारे यूएस एसेट्स को फ्रीज कर दिया। वहाँ से डी डॉलराइजेशन की कहानी शुरू होती है। उस समय सारे कंट्रीज़ ने ये सोचा कि यार अगर कोई भी कंट्री ऐसे सैंक्शंस लगा दे तो हम तो अपने एसेट्स यूज़ ही नहीं कर सकते, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, तो क्यों ना हम गोल्ड खरीद लें जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है। उस दिन से हर कंट्री के सेंट्रल बैंक ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। 2022 से 2025 तक 1000 टन का हर साल का गोल्ड खरीदा गया सेंट्रल बैंक्स के थ्रू। तो इस वजह से गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त रैली आई। गोल्ड ने करीब 174% का रिटर्न दिया। सेंट्रल बैंक्स का ये भी कहना है कि अभी ये डिमांड ख़त्म नहीं हुई है, ये आगे भी चलती रहेगी क्योंकि लोग अब अपने कंट्रीज़ को डी डॉलराइज करना चाहते हैं। तो हर कंट्री, चाइना, इंडिया, पोलैंड, टर्की, सारी कंट्रीज़ दबा के गोल्ड खरीद रही हैं। अब समझते हैं इंडिया में गोल्ड इतना महंगा क्यों है और क्या फैक्टर्स हैं जो गोल्ड का प्राइस इंडिया में डिटरमाइन करते हैं। इसको समझने के लिए हमें ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा। गोल्ड प्राइस जो कि डॉलर में होता है, डॉलर इंटू डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट, जो आज की डेट पे करीब 96 है, प्लस कस्टम ड्यूटी ऐड होती है, उसमें जीएसटी ऐड होता है, ट्रेड मार्जिन यानी कि होलसेल मार्जिन, प्लस लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है वो ऐड होती है, और मेकिंग चार्जेस यानी कि जब आप किसी ज्वेलर से आप ख़रीद रहे हो तो आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। तो अब इसको देखें तो मोटा मोटा ये सारे चार्जेस ऐड करके आपका करीब गोल्ड विदाउट मेकिंग चार्जेस करीब 1,70,000 पे ट्रेड होता है। और वहीं पे अगर मेकिंग चार्जेस जो कि 8 से 20% के बीच में वेरी करते हैं, अगर वो हम ऐड कर दें तो गोल्ड 1,80,000 से के आसपास या 2 लाख के आसपास बनता है। इंडिया जितना ज़्यादा गोल्ड कंज्यूम करता है उतना ज़्यादा डॉलर बाहर जाता है। डॉलर बाहर जाता है यानी कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो रुपी डिप्रिशिएट होता है। रुपी डिप्रिशिएट होता है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो जो हेज करना चाहता है और बाकी जो फोमो बाइंग चालू होती है वो तो आपको पता ही है, तो उसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। और एक और बड़ी बात है कि अगर रुपी यहाँ से 96 से मान लीजिए कल को 100 रुपये डिप्रिशिएट होके हो जाता है तो गोल्ड के प्राइसेस चाहे कहीं ना जाएं, लेकिन इंडिया में गोल्ड महंगा हो जाएगा अपने आप क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट हो गया। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से जो करेंसी है, आपका रुपी, रिज़र्व हो गए, करंट अकाउंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो मैक्रो पिक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे ज्वेलरी बिल्स के लिए। तो इन्हीं सब मैक्रो फैक्टर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने अभी 6% से बढ़ा के 15% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। अब इसके रीज़न सिंपल थे, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है प्लस क्रूड भी इंपोर्ट करता है, तो उनके जो डॉलर रिजर्व्स थे वो श्रिंक हो रहे थे। पिछले साल ही इंडिया ने करीब 72 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट किया था। अब ये सब चीज़ों से बचने के लिए गोल्ड इंपोर्ट की वजह से जो डॉलर रिजर्व कम होता जा रहा था, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से क्या हुआ, अब इससे कोई जो स्टिकी डिमांड है कि कोई शादी करने जा रहा है या कुछ होने जा रहा है, जो कल्चरली जो गोल्ड खरीदा जाएगा, इन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा डिमांड शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि ये सब चीज़ें खरीदी जाएंगी। लेकिन जो नॉन स्टिकी डिमांड है, जैसे कि इम्पल्सिव परचेज़ है, कोई नई डिज़ाइन आई तो हम ख़रीदना चाहते हैं, ये सारी ऐसी सारी परचेजेस में ज़रूर से शिफ्ट आ जाता है। लोग फिर अपनी परचेज़ या तो कर्टेल कर देते हैं या फिर शिफ्ट कर देते हैं कि भाई अब हम
22 कैरेट का गोल्ड नहीं खरीद के हम 18 कैरेट 10 कैरेट ऐसे लेंगे। फिर दूसरा कि हम गोल्ड ही नहीं खरीदेंगे, हम सिल्वर खरीद लेंगे, हम लैब ग्रोन डायमंड्स खरीद लेंगे। तो ये जो डिमांड है, ये डिमांड शिफ्ट हो जाएगी। अब अगर ये डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो 20 से 25% डिमांड अगर ये होती है, तो ये इसकी वजह से हमारा गोल्ड जो इम्पोर्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये मास्टर स्ट्रोक था गवर्नमेंट का। पर इस कहानी में एक ट्विस्ट है, गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी तो बढ़ा दी, पर जब भी कस्टम ड्यूटी इतनी बढ़ती है तो ब्लैक मार्केटिंग गोल्ड की बहुत चालू हो जाती है। ऐसा ही इंस्टेंस 2013 में भी हुआ था। जब गवर्नमेंट ने गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो जो ब्लैक मार्केटिंग थी वो ज़्यादा बढ़ गई गोल्ड की। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है वो अपना मार्केट शेयर लूज़ करने लगता है, क्योंकि अब जैसे हम जैसे रिटेलर्स हैं या लोग हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि अब ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास जाने से अच्छा हम लोग सोचते हैं कि सस्ते में अगर गोल्ड मिल रहा है लोकल दुकान पे, वहाँ से खरीद लो, क्यों हम ज़्यादा पैसा दें 18% करीब, क्योंकि 15% प्लस 3% GST जो लगता है, 18% हम क्यों ज़्यादा दें। जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो ऑर्गेनाइज प्लेयर से मार्केट शिफ्ट होके अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में शिफ्ट हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स को ये समझ में आया और ज्वेलरी स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया। अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या टारगेट दे रहे हैं गोल्ड का FY27 में। तो यूजुअली ये रेंज कर रहा है 4000 से 6300 तक, और बेस केस में 5500 के बीच में ये टारगेट्स हैं। इसके पीछे रीजंस क्या हैं जो ये लोग इतने बुलिश हैं गोल्ड प्राइस को लेके। पहला रीज़न है कि ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो है ये चलती रहेगी। फिर दूसरा रीज़न है कि जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो लोग अब डी-डॉलराइजेशन को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं और गोल्ड रिजर्व्स और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लास्टली है कि पॉलिसी अनसर्टेनिटी, डेट फियर्स और जियोपॉलिटिक्स की वजह से गोल्ड के लिए हायर फ्लोर क्रिएट होता जा रहा है। तो ये मोटे मोटे 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से ये लोग बुलिश हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स पे। अब सबसे बड़ी गलती ऐसा इन्वेस्टर हम लोग क्या करते हैं, सारे गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स को एक ही तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब हमें ज्वेलरी स्टॉक्स को अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्वेलरी स्टॉक्स यूजुअली स्टोर काउंट, स्टोर ट्रैफिक, डिमांड, कैसी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, कितनी इंपोर्ट ड्यूटी है, ये सब फैक्टर्स पे ज़्यादातर डिपेंड करता है। वहीं पे जो NBFCs हैं जो गोल्ड लोन और ये सब वाले चीज़ों में डील करते हैं, उनकी डिमांड, उनके स्टॉक प्राइसेस में फ़र्क पड़ता है। जबकि गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो कोलैटरल वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। कोलैटरल वैल्यू बढ़ती है तो लोन ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि अब आपके पास गोल्ड है तो आप क्या करोगे कि अब पहले तो आपको 50,000 के गोल्ड पे मान लीजिए कि 40,000 रुपये मिलता था, आज उसी गोल्ड की वैल्यू हो गई है 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये पे अब आपको उतने ही गोल्ड पे अब 1,80,000 मिल रहा है। तो आप सीधे जाके लोन लेते हो, गोल्ड को देते हो और लोन ले लेते हो। तो अब इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं ज्वेलरी में? जो मेजर स्टॉक्स हैं, टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, सेंको गोल्ड और PNG गडगिल, ये सारे स्टॉक्स हैं। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है, ये सब तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं। अब अगर हम स्क्रीन पे देखें तो टाइटन के केस में अब देखें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ट्रस्ट है, प्रीमियम कंज्यूमर है इनके लिए, तो रिलेटिवली टाइटन को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वहीं कल्याण को देखें, क्योंकि उसका मार्केट एक्सपोजर थोड़ा मास मार्केट की तरफ है तो मार्जिन थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है वहाँ पे। सेंको में वहीं पे देखें तो रीजनल स्ट्रेंथ है, हायर वोलेटिलिटी है। और फिर PN गडगिल का भी वही केस है कि रीजनली ऑर्गेनाइज प्लेयर है वो, तो जो प्राइस ड्यूटी का प्रेशर है उसको भी मिले। सबसे अच्छा बेट इस समय अगर ज्वेलरी में देखें तो टाइटन है, क्योंकि प्रीमियम कंज्यूमर है उसका। प्रीमियम कंज्यूमर का मतलब कि अब वो ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं है। प्राइस सेंसिटिव नहीं है तो वहाँ डिमांड पे ज़्यादा हिट नहीं आएगा। फिर हम वहीं पे अब NBFCs देखें तो मुथूट फाइनेंस को देखें तो वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, क्योंकि उसकी गोल्ड बुक जो है वो सबसे बढ़िया है। और फिर वहीं पे मन्नापुरम भी पूरा गोल्ड लोन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। साउथ में दोनों प्लेयर्स हैं, लेकिन मन्नापुरम के साथ बस एक ओवरहैंग है कि उनका जो मैनेजमेंट क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, यूजुअली वो क्वेश्चन में रहती है। लेकिन वहीं मुथूट माना जाता है कि सबसे अच्छी मैनेजमेंट है।
तो अब यहाँ पे एक प्ले बन सकता है कि आप कौन से स्टॉक्स लेना चाहते हो। अब आपको यूजुअली वैल्यूएशंस तो ज़रूर से देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे जब आपको करेक्ट वैल्यूएशन पे मिले ये सब स्टॉक्स तो आप ज़रूर से देख सकते हैं। तो अब हमने गोल्ड के बारे में मैक्सिमम चीज़ें हर एंगल से समझ ली हैं। अब हम देखते हैं पोर्टफोलियो लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। अगर इस समय हम गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो पैनिक में हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि तो इस समय अगर देखा जाए तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर हैं। फिर अभी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है, तो अगर देखें तो हम सबसे हाई प्राइस पे लॉक कर रहे होंगे अपने आप को। तो फिजिकल गोल्ड डिलीवरी हम शायद अभी अवॉइड कर सकते हैं। रादर देन डूइंग दैट, हम अगर इन्वेस्टमेंट की तरह सोच रहे हैं तो हम फाइनेंशियल डिजिटाइज एसेट पे जा सकते हैं। तो जिसका मतलब है कि ETF ले सकते हो आप, गोल्ड ETFs हो गया, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो गया। आप SGBs ले सकते हो सेकेंडरी मार्केट में। SGB क्या है कि गवर्नमेंट ने शुरू किया था 2020-21 के अराउंड। तो उसमें गवर्नमेंट 2% आपको इंटरेस्ट भी देती है, जो कि आज की डेट पे डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में अगर आपको मिलता है तो आप वो ले लीजिए। तो आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब हम लोग ऐसा रिटेल इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि ज्वेलरी भी है, फिर हम उसको एलोकेट और हम और गोल्ड भी भर लेते हैं, तो हम एक अच्छे से एक पोर्टफोलियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा भर लिया आपने, आप सोचते हो कि प्राइस बढ़ रहा है ले लो, लेकिन ऐसे नहीं सोचना है। गोल्ड का काम कंपाउंडिंग मशीन बनना नहीं है। कंपाउंड तो वो करेगा, लेकिन वो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो होना चाहिए जो हम सोच समझ के रखें। क्योंकि हम ज्वेलरी भी खरीदते हैं, फिर हम गोल्ड ऐसे खरीदने लगते हैं, तो एक लेवल पे हम देखते हैं कि गोल्ड ज़्यादा हो रखा है हमारे पोर्टफोलियो बास्केट में रादर देन दूसरे एसेट क्लासेस भी हों। तो हमें सोच समझ के ये डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर हम स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा क्या हम ज्वेलरी वाले स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना चाहते हैं या कि NBFC जो कि गोल्ड लोन्स दे रहे हैं उसमें एक्सपोजर लेना चाहते हैं। फिर हमें उन सेक्टर्स को समझना पड़ेगा और उन स्टॉक्स को समझना पड़ेगा किस वैल्यूएशन पे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कि ये सारी चीज़ें समझ के हमें एक बास्केट में अपना पैसा डालना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ेंगी अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन करते समय। तो अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी, जो चीज़ें हमने डिस्कस करी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये गवर्नमेंट का डिसीजन सही था या गलत था, और क्या हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस आगे जाके FY 27 में।